कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चले जी, आज हम करने जा रहे हैं आपके रिवीजन शुरू, जिसका नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो असाइनमेंट मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो असाइनमेंट डॉक्यूमेंट आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दिया हुआ है पीडीएफ में, ठीक है। केबल इंस्ट्रूमेंट का तो क्वेश्चन नहीं हो रहा था जब टेस्ट में दिया आपने, तो उसके बाद दे देता यार। क्वेश्चन आंसर देके कल तक सबमिट कर देता भाई। ये बहानेबाजी होती है आदित्य कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अबे परसों वीडियो आई है तो परसों देख के कल तक टेस्ट सबमिट कर देता है यार। अरे ऐसे ये फालतू के बहाने हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बस किसी तरीके से स्केप करने की वो है कोशिश। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी। परसों की प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन दी हुई है वीडियो, अब तुम पूछ रहे हो कि हाँ जी आपने जब दिया था टेस्ट तब नहीं कराया था। ये कमाल हो, ये बहाना है एक तरीके का। परी गर्ग, सारे कलाकार ही आए हैं आज की क्लास में। वो कह रहे हैं 4 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन कैसे करते हैं ये बता दो। कम से कम 10 बार बताया होगा, प्रेजेंटेशन की क्लास भी कई बार दी है। कुंदन, प्रेजेंटेशन की क्लास फाउंडेशन के खिलाड़ी में दोबारा दे दे। एक नहीं कई बार बोला है, अब मैं दोबारा याद दिलाता हूं। 1 नंबर पे 25%, 2 नंबर पे 50%, 3 नंबर पे 75%, 4 नंबर पे 100% ऑफ योर पेज। सिंपल सा कैलकुलेशन समझाया है। क्या पहली बार सुन रहे हो ये बात? फिर 1 नंबर के लिए 1.5 मिनट लगाना है, 2 नंबर के लिए 3 मिनट, 4 नंबर के लिए 6 मिनट। सिंपल सी 1 नंबर 1.5 मिनट का कैलकुलेशन है। कितनी बार ये कॉन्सेप्ट समझाया हुआ, कितनी बार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 चेकिंग में चले गए हैं। प्रेजेंटेशन की क्लास पर ही दोबारा देखना, आज अपलोड हो रही है बस। हाँ जी। चले, आज क्वेश्चन नंबर 4 से 7 के लास्ट में कैसे लिखना है वो समझ आ जाएगा। अभी बस मैं ऑडियो क्लिपिंग ही बना रहा था कि क्लास का टाइम हो गया। आज मैं बस अभी पहुंच के फटाफट क्लास खत्म करते बनाता हूं ऑडियो क्लिपिंग। आ जाइए जी फटाफट। सोगा का टेस्ट कब होगा बेटा? पहले ये खत्म हो जाए फिर उसके बाद सीरीज वाइज करते हैं। सारा गुच्छड़ मुच्छड़ तो नहीं करना ना। चलिए, सोगा का टेस्ट काफी बड़े वाला होगा तो इसलिए अभी रुक जाओ, पहले ये आने दो। सोगा शायद हम कल से शुरू करेंगे, देखते हैं। फिलहाल आइएगा परफॉर्मेंस। हाँ जी, जब मैं कहता हूं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मतलब जो जो आपने वादे किए हैं जब आप वो निभाते हैं तो दे आर कॉल्ड एज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये परफॉर्मेंस जो है 2 तरीके की हो सकती है। पहला वो कि जब मैंने नोरा से कहा था कि हे नोरा मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, और वो तैयार थी शादी के जोड़े में और मैं परफॉर्म करने के लिए पहुंच गया और नोरा ने मेरी परफॉर्मेंस को स्वीकार भी किया और हम दोनों के साथ फेरे कंप्लीट हुए। दिस इज कॉल्ड, प्रॉमिसर ने परफॉर्म किया, प्रॉमिसी ने उसे एक्सेप्ट किया, इसे कहते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर एक होता है प्रॉमिसर परफॉर्म करने के लिए पहुंचा परंतु प्रॉमिसी ने उसकी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, इसे टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी कहते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस के अंदर क्या होता है भाई? प्रॉमिसर ने परफॉर्म किया और प्रॉमिसी ने उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर दिया। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के अंदर प्रॉमिसर ने परफॉर्म करने की कोशिश की परंतु प्रॉमिसी ने उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है जी। अब सवाल उठा, अगर
अगर मान लीजिए प्रॉमिसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, प्रॉमिसर ने परफॉर्म करने की कोशिश की परंतु प्रॉमिसी ने उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर अब क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर एक पार्टी ने मना कर दिया परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने से? तो फिर मैं कह सकता हूं प्रॉमिसर अब तुम्हें फर्दर परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है। द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, देन द प्रॉमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन परफॉर्मेंस। ठीक है जी। अब क्या वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है? यस, लिखा है नो डज ही देयर बाय लूजेस हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज इन अदर वर्ड्स ही कैन क्लेम डैमेजेस एज वेल, ही कैन क्लेम डैमेजेस एज वेल। तो प्रॉमिसर, अगर मैं कहूं कि प्रॉमिसर के पास क्या क्या है, राइट्स क्या हैं, तो फिर प्रॉमिसर तुम्हें फर्दर परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है एंड यू हैव अ राइट टू क्लेम डैमेजेस एज वेल। इतनी बात क्लियर हो गई? बोलो ना हाँ। चलिए, सेक्शन याद करना है, जो याद करने बताता जाऊंगा, 38 याद मत करना, आगे आइएगा फिर। अच्छा देखो जी, ऐसे प्रॉमिसर ने परफॉर्म करने की कोशिश की परंतु प्रॉमिसी ने परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो हमने कहा जी प्रॉमिसर जो है अब उसे कॉन्ट्रैक्ट निभाने की अपनी तरफ से जरूरत नहीं है एंड ही कैन क्लेम द डैमेजेस एज वेल, क्योंकि उसने तो अपनी तरफ से वादा निभाया। लॉ कहते हैं हम तब मानेंगे कि उसने सही वादा निभाया, हम तब मानेंगे जब कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएंगी। दूसरे शब्दों में एसेंशियल्स फॉर अ वैलिड टेंडर, वैलिड टेंडर के लिए कुछ एसेंशियल्स, कुछ जरूरी कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। वैलिड टेंडर के लिए या वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के लिए कुछ कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं? पहला, लॉ कहता है जी एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल सर्टेन कंडीशन। पहला, जो आपने परफॉर्म किया है वो अनकंडीशनल परफॉर्म किया है। फॉर एग्जांपल वहां जाते ही मैं दहेज मांग लूं, कंडीशन लगा दूं शादी की, तो ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस वैलिड नहीं है, ये वैलिड परफॉर्मेंस नहीं कहलाएगी। दूसरी बात, ये प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल शादी का वक्त था 8 बजे, मैं सुबह के 3 बजे पहुंच रहा हूँ, ये कोई टाइम है? कन्या मेरे लिए बैठी रहेगी इतनी देर? ऐसा थोड़ा ना होता है। तो फिर प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे होना चाहिए। थर्ड, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द गुड्स, मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप परफॉर्म करने जा रहे हैं, परफॉर्म करने के लिए आप गए, आपने क्या हुआ कि सेब सप्लाई करने थे सामने वाले को, एप्पल। आप जब एप्पल सप्लाई करने के लिए गए तो प्रॉमिसी का कहना था कि 1 मिनट मुझे जरा चेक करने दो कि जैसे मैंने मंगवाए थे वैसे ही है कि नहीं। प्रॉमिसर ने कहा ना भाई, देख ले दूर से, बस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, हाँ या ना। प्रॉमिसी ने कहा ऐसी तैसी कराओ ना, ऐसी तैसी कराओ ना है मेरी, कह सकता है यस। आप टाइम ही नहीं दे रहे, उसे अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे एग्जामिन करने की गुड्स को। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इट मस्ट बी फॉर द होल ऑब्लिगेशन, यानी कि पूरा परफॉर्मेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 100 किलो सेब सप्लाई होने थे तो 100 किलो लेके आए हो परफॉर्मेंस के लिए, ऐसा नहीं 5 किलो लेके आ गए पॉलिथीन के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो परफॉर्मेंस फुल होनी चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन पूरी हो गई तो माना जाएगा कि वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस है, तभी प्रॉमिसर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एग्जेम्प्ट होगा और तभी प्रॉमिसर के पास अधिकार होगा डैमेजेस क्लेम करने का। डन का मैसेज मिल जाएगा यहां तक? हाँ जी। अब अगर मान लीजिए एक पार्टी परफॉर्म कर रही है परंतु परफॉर्म करते करते वो फर्दर परफॉर्म करने से मना कर देती है, जैसे कई बार क्वेश्चन आया, ये डिप्टो ये क्वेश्चन बने हैं। ए सिंगर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी द मैनेजर ऑफ थिएटर टू सिंग एट हिज थिएटर 2 nights इन एवरी वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 months। ठीक है जी। एंड बी इंगेज टू पे हर 100 रुपीज फॉर ईच नाइट्स परफॉर्मेंस। 6th नाइट पे ए वुलफुली एब्सेंट हर सेल्फ फ्रॉम द थिएटर। अब बी के पास अधिकार क्या है? यानी कि एक पार्टी जिसने परफॉर्म करना था उसने परफॉर्म करने से मना कर दिया, तो प्रॉमिसी के पास अधिकार क्या है? क्या प्रॉमिसी कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है? क्या प्रॉमिसी कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है? यस, एंड कर सकता है। ठीक है जी। चलिए अब देखिएगा, प्रॉमिसी के पास 2 अधिकार हैं। पहला, वो उसे कंटिन्यू भी करने दे सकता है, वो एंड भी कर सकता है। अगर कंटिन्यू करने दे सकता है तो जो 6ठी नाइट का उसे नुकसान हुआ है वो उसके लिए डैमेजेस क्लेम कर सकता है। 6ठी नाइट के लिए जो उसका नुकसान हुआ है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। और अगर वो उसे मना कर देता है तो भी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सामने वाले ने ब्रीच किया है, तो वो फिर भी डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो इसका मतलब चाहे प्रॉमिसर ने अपना वादा तोड़ा और प्रॉमिसी के ऑप्शन पर है कि अगर प्रॉमिसर ने वादा तोड़ा तो प्रॉमिसी उसे अलाउ भी कर सकता है या डिसअलाउ भी कर सकता है, बट दोनों केसेस में प्रॉमिसी डैमेजेस क्लेम कर सकता है। क्लियर हो गई बात? व्हेन अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म,
or disable himself from performing his promise in its entirely, the promisee may put an end to the contract. तो promisee contract का the end कर सकता है, जी हाँ. In case the promisee decide to continue the contract, he would not be entitled to put an end to the contract on this ground subsequently. तो एक बार अलाउ कर दिया तो बाद में मना नहीं कर सकते. हाँ, promisee would be able to claim damages that is suffer as a result of the breach. यानी कि दोनों ही केसेस में, चाहे आप अलाउ करो या डिसअलाउ करो, यू कैन क्लेम damages. एक बार अलाउ कर दिया तो आप डिसअलाउ नहीं कर सकते. क्या मुझे डन का मैसेज मिल पाएगा? क्या डन का मैसेज मिल पाएगा? चलिए, गुड वन, आगे बढ़ते हैं. हु मे डिमांड द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 40. हु मे डिमांड द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 40. ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है. पहली बात, परफॉर्मेंस की डिमांड कौन कर सकता है? पहले तो एक एग्जांपल देखिएगा. मान लीजिए राम ने लोन दिया जय को. अब लोन दिया जा चुका है. अब जय ने वादा किया, प्रॉमिस टू पे आफ्टर 1 ईयर. जय कहता है मैं ये लोन 1 साल बाद चुका दूंगा. जय कहता है ये लोन मैं 1 साल बाद चुका दूंगा. ठीक है जी. तो जय कौन बन गया? प्रॉमिसर. और राम कौन बन गया? प्रॉमिसी. ठीक है. अब बताइए प्रॉमिस की डिमांड कौन कर सकता है? परफॉर्मेंस की डिमांड पहली बात प्रॉमिसी कर सकता है. दूसरी बात, अगर प्रॉमिसी की डेथ हो जाए तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकते हैं. हाँ. अच्छा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव तब नहीं कर सकते जब कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का होगा, जिसे केवल राम ही डिमांड कर पाएगा और कोई नहीं. फॉर एग्जांपल मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं. ठीक है. अदरवाइज लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकते हैं. तीसरा, थर्ड पार्टी भी परफॉर्मेंस डिमांड कर सकती है क्या? थर्ड पार्टी, यस. याद करो, कंसिडरेशन के केस में हमने किया था कॉन्सेप्ट बेनिफिशियरी का, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट 2 पार्टीज के बीच में हुआ बट तीसरी पार्टी के बेनिफिट के लिए हुआ. तो क्या बेनिफिशियरी परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी से? यस. याद आया? जी परी, याद करना पड़ेगा. नेगोशिएबल कल रिवीजन हुई थी, देखी थी कि नहीं परी? पहले मुझे ये बताओ. नहीं अंजलि, अभी नहीं हुआ, इसके बाद होगा. परी चाहे दूसरी बार देख लेना नेगोशिएबल के रिवीजन, बट नेगोशिएबल करना जरूर है, छोड़ना नहीं है. आगे, हु मे परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. अब सवाल उठा है परफॉर्मेंस कौन कर सकता है? मेरे वाले एग्जांपल में, राम और जय वाले एग्जांपल में परफॉर्म किसको करना पड़ेगा? जय को, यानी कि प्रोमिसर को. परंतु अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का हुआ तो फिर जय ही, मतलब फिर तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर ही नहीं सकते. परंतु अदरवाइज अगर प्रोमिसर की डेथ हो जाए तो उसके बिहाफ पर क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं. टेस्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन टफ लगे हैं. अभी मैं थोड़ी देर में सॉल्यूशन दे रहा हूं. अगर क्लास के खत्म होते ही मैं बना चुका था सॉल्यूशन, बस ऑडियो रह गई थी फाइल देनी. और टेस्ट में भी आज जा रहे हैं, चेक होने भी जा रहे हैं. तो मुझे बताना क्या मुश्किल क्या लगे. मैं एक काम करता हूं, फिर नेगोशिएबल के क्वेश्चन लगातार आपको हर टेस्ट में देता ही रहता हूं. चलेगा? एजेंसी छोड़ सकते हैं. एक बार एजेंसी की रिवीजन तो कर जाना, कम से कम छोड़ना मत, रिवीजन कर लेना. क्योंकि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में बेलमेंट, इंडेमनिटी और एजेंसी में सबसे ज्यादा चांसेस एजेंसी के आने के हैं. चलिए, अच्छा सुनना जी, प्रोमिसर परफॉर्म कर सकता है. प्रोमिसर की डेथ हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकता है. अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अलावा और कौन परफॉर्म कर सकता है? प्रोमिसर के बिहाफ पे क्या उसका एजेंट भी परफॉर्म कर सकता है? भाई हमने कहा था एजेंट जो है अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर परफॉर्म कर ही सकता है. तो क्या अगर मतलब
प्रिंसिपल के बिहाफ पर उसका एजेंट परफॉर्म कर सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कब कर सकता है? अगर एग्रीमेंट के अंदर ये नहीं लिखा कि भैया कॉन्ट्रैक्ट केवल परफॉर्म किया जाएगा प्रोमिसर के द्वारा। अच्छा, ऐसा कैसा हो सकता है कि प्रोमिसरी परफॉर्म करेगा? मैरिज, फॉर एग्जांपल तुम मैरिज पे जाना चाहते हो, तुम्हारी मैरिज है, क्या तुम अपनी जगह अपने एजेंट को भेज सकते हो कि जा तू मैरिज करना, माना मेरे फेरे जाएंगे? नहीं हो सकता ना। तो भैया कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिन्हें एजेंट परफॉर्म नहीं कर सकता, वो तुम्हें ही परफॉर्म करने हैं। चलिए, थर्ड पार्टी भी परफॉर्म कर सकती है, थर्ड पार्टी भी परफॉर्म कर सकती है। यस, फॉर एग्जांपल ए को पैसे देने थे बी ने, बी के बिहाफ पर सी ने दे दिए, तो क्या ए बी से दोबारा मांग सकता है? फटाफट बताओ। ये लाइन बड़ी जबरदस्त है, ध्यान रखना। परफॉर्मेंस बाय अ स्ट्रेंजर अगर प्रोमिसिव से एक्सेप्ट कर सकता है तो फिर दिस रिजल्ट इन डिस्चार्जिंग द प्रोमिसर ऑल्दो द लेटर हैज नाइदर ऑथराइज नॉर रेटिफाइड द एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। लाइन क्लियर है कि नहीं? पहले बताओ, ये लाइन क्लियर है कि नहीं? एक एक शब्द क्लियर है कि नहीं, इसका पहले ये बताओ। क्लियर है? ए ने पैसे देने थे बी को पैसे ए के बिहाफ पर सी ने दे दिए, बी ने एक्सेप्ट कर लिए, तो क्या बी ए से मांग सकता है? नहीं, नहीं। रोहन सिंह, चलो बेटा, गॉड ब्लेस यू, आगे बढ़ते हैं। तो ये थर्ड पार्टी वाला अच्छा है, अच्छा है, ध्यान रख लेना। अब आता है रूल्स रिगार्डिंग जॉइंट प्रॉमिस, रूल्स रिगार्डिंग जॉइंट प्रॉमिस। हाँ जी। स्नेहा, एलएलपी जैसे एक्ट को वैसे ही छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें ना केवल डिफरेंस या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। वो इतना इजी एक्ट है कि उसको छोड़ना पाप है, बिल्कुल पाप है उसे छोड़ना, तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत इजी सा है वो तो भाई, बहुत इजी सा है। रूल्स रिगार्डिंग जॉइंट प्रॉमिस। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप मुझे जवाब दीजिएगा। मेरे को एलएलपी की रिवीजन पे आने तो मैं समझाऊंगा, पहले अभी यहां ध्यान दो। राम ने लोन दिया 3 लोगों को, ए बी सी, 30,000 रुपए का लोन दिया। बताइए हर एक की लायबिलिटी कितनी होगी? मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दे रहे हो। बताइए, 3 लोगों को लोन दिया, ये हो गए जॉइंट प्रॉमिसर, जॉइंट प्रॉमिसर जिन्होंने वादा किया है लोन चुकाने का। अब बताइए जी, तीनों की लायबिलिटी कितनी हो गई? 10-10 हजार। कोई दिक्कत नहीं। क्या ऐसा हो सकता है राम सीधा ए को फोन करे और ए को कहे कि भैया देख, मैं किसी और को नहीं जानता, मैं बी और सी को तो जानता ही नहीं, मैंने तेरी शक्ल देखकर ही लोन लिया था, तो मैं तो तेरे से रिकवर करूंगा अपने 30,000 रुपए। क्या राम तुम ए से 30,000 रुपए रिकवर कर सकते हो? ये और बात है कि ए बाद में बी और सी से रिकवर कर ले। यस, हो सकता है। तो इसे कहते हैं लायबिलिटी जॉइंट भी होती है, मतलब 10,000 ईच, एंड सीवरल भी होती है, मतलब एक ही से 30,000 रिकवर कर लो, बाकी वो औरों से रिकवर करेगा। अगर राम ने 30,000 रुपए ए से रिकवर किए तो क्या ए बी और सी से उनका शेयर रिकवर कर सकता है? हां, दिस इज कॉल्ड राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन। राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन। अगर एक जॉइंट प्रॉमिसर से मजबूर किया गया कि सारा पैसा तू दे, तो वो बाकियों से कंपनसेशन, उनका शेयर ले सकता है। तीसरी बात, अगर मान लीजिए बी इंसॉल्वेंट हो गया, 10-10 हजार में बी से 1 रुपया भी नहीं मिला, तो ए और सी अब कितना कितना पे करेंगे? अगर बी से 1 रुपया भी नहीं मिला तो ए और सी कितना कितना पे करेंगे? 15-15 हजार। यानी कि अगर किसी पार्टी से डिफॉल्ट हुआ तो बाकी पार्टीज बियर करेंगे उसका लॉस। ठीक है। फिर अगर मान लीजिए राम कहता है ए को, ए तू तो मेरा भाई है भाई, मैं तुझसे 1 रुपया रिकवर नहीं करूंगा। राम ने ए को छोड़ दिया, तो क्या बी और सी ए को छोड़ेंगे या फिर बी और सी 15-15 देंगे? ए पे करने की हालत में है बट राम ए से रिकवर नहीं कर रहा, तो क्या बी और सी राम से उसका हिस्सा रिकवर कर सकते हैं? यस, राम बचेगा नहीं, ए बचेगा नहीं, ए लायबल है टुवर्ड्स बी एंड सी। ठीक है। तो रिलीज ऑफ द वन जॉइंट प्रॉमिसर, अगर एक जॉइंट प्रॉमिसर को रिलीज कर भी दिया तो वो लायबल रहेगा बाकी जॉइंट प्रॉमिसर को। चलिए,
फिर हमारा कॉन्सेप्ट आता है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। देखो जब भी इस पे क्वेश्चन आएगा ना तो सीधा आएगा रूल्स रिगार्डिंग जॉइंट टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। इसका सेक्शन याद रख लेना 46 से लेकर 50। अगर ये आ जाए तो सेक्शन 46 से 50 ये सेक्शन याद कर लेना इसका, ठीक है। अब ये है इसके ऊपर सारा कंटेंट, बट मैंने ना आज क्या किया है, अभी आपकी क्लास से पहले ही मैंने इसकी एक समरी बनाने की कोशिश की थी, ये आपके लिए है। अब ये समरी आपको काफी हेल्प करेगी एक एक सेक्शन को समझने में। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, जब भी आएगा डायरेक्ट आएगा कि एक्सप्लेन द रूल्स रिगार्डिंग द टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। देखो सेक्शन 46, 47, 48, 49, 50 ये 5 सेक्शंस में बटा हुआ है। 46 क्या कहता है, कहता है व्हाट इज नॉट गिवन इन अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दो पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जैसे ही मैं इसे पढ़वा रहा हूं आप अपनी बुक में पढ़ना शुरू करना, आप अपनी चाहे स्टडी मटेरियल है चाहे बुक है, जो भी मैं यहां से पढ़वा रहा हूं आप वहां पढ़ना, पहले मेरे साथ पढ़ो। 46 में क्या दिया हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ दो पार्टीज के बीच में जहां पर टाइम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस इज नॉट गिवन, यानी कि किस टाइम पे परफॉर्मेंस होगा ये गिवन नहीं है। अच्छा, फिर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर एक और चीज दी हुई है, वो क्या कि where no application is to be made for the performance by the promisee, यानी कि promisee कोई एप्लीकेशन नहीं देगा परफॉर्मेंस के लिए कि जी मेरे को माल भेज दीजिए, ऐसी कोई एप्लीकेशन promisee नहीं देगा। बिना एप्लीकेशन के ही प्रोमिसर को परफॉर्म करना पड़ेगा। पहली बात दोबारा सोचो, कॉन्ट्रैक्ट में क्या नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, दो चीजें हैं। अब हो गया क्या, सॉल्यूशन क्या होगा, क्या नहीं है, टाइम मेंशन नहीं है, तो फिर मैं कह सकता हूं परफॉर्मेंस मस्ट बी परफॉर्म्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम। सेक्शन 46 पढ़ के डन का मैसेज दो। टाइम मेंशन नहीं है, एप्लीकेशन आने की जरूरत नहीं है, तो परफॉर्मेंस रीजनेबल टाइम पे होनी चाहिए। जी श्रीजीत लिख सकते हो, तुम्हारे को आसानी पड़ जाए इसलिए थोड़ा ये भी लिखवा रहा हूं मैं, ये करवाया समरी, ठीक है। 47 क्या नहीं है, टाइम नहीं है एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, तो दिया क्या हुआ है, डे स्पेसिफाइड है और एप्लीकेशन देने की भी जरूरत नहीं है। डे तो स्पेसिफाइड है बट किस टाइम परफॉर्म करना ये पता नहीं है, तो फिर क्या मैं कह सकता हूं प्रॉमिसर में परफॉर्म एट एनी टाइम ड्यूरिंग द यूजुअल आवर्स और बिजनेस, तो बिजनेस आवर्स में परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड प्लेस कौन सा होना चाहिए, ऑन सच डे एंड प्लेस एट विद द प्रॉमिस ऑट टू बी परफॉर्म, जिसमें प्रॉमिस को परफॉर्म किया जाना था, जिसको प्रॉमिस जिस वक्त प्रॉमिस को परफॉर्म किया जाना था। चलिए, कोई दिक्कत, 47 पढ़ के देखिएगा। अच्छा, यहां पे एक थोड़ी गड़बड़ है, यहां पे लिखना एग्जैक्ट टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, ये गिवन नहीं है, बाकी सब गिवन है, नॉट गिवन। डे इज स्पेसिफाइड प्लस यहां लिख लेना प्लेस इज ऑल्सो स्पेसिफाइड, ऑल्सो स्पेसिफाइड, प्लेस भी स्पेसिफाइड है, डेट भी स्पेसिफाइड है। ये भी क्लास से पहले ही मैंने एक समरी बनाई है ये वाली। चलिए, एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं है, डे मेंशन है, प्लेस भी मेंशन है, तो बिजनेस आवर्स में बिना एप्लीकेशन के आप परफॉर्म करोगे एट द स्पेसिफाइड प्लेस। कोई दिक्कत, 47 चलिए, इसके एग्जाम्पल करने हैं, नहीं। थर्ड, प्रोमिसी टू अप्लाई फॉर द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस तभी होगा जब प्रोमिसी अप्लाई करेगा। अच्छा, जब प्रॉमिस को परफॉर्म करना है किसी पार्टिकुलर डे पर एंड एप्लीकेशन दी जानी चाहिए प्रोमिसी के द्वारा, तो प्रोमिसर कब अप्लाई करेगा, प्रोमिसर कब परफॉर्म करेगा, जब प्रोमिसी अप्लाई करेगा। तो यानी कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसी टू अप्लाई फॉर द परफॉर्मेंस एट अ प्रॉपर प्लेस विद इन द यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस आवर्स में
स्पेसिफाइड प्लेस पर आप परफॉर्मेंस की डिमांड करो कि परफॉर्मेंस करो, तो वो सामने वाले को परफॉर्म करना पड़ेगा। इस समरी को खुद की लैंग्वेज में यस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेरी कोशिश ये है कि ये समरी के द्वारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप वो जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसमें लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लैंग्वेज वो नहीं भी लिख पाओ तो भी हेडिंग्स वो लिख देना जो हेडिंग्स इंस्टीट्यूट ने लिखे हुए हैं, वो जो ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं ना, वो हेडिंग्स बड़े रेलेवेंट होंगे। हो गया? चलिए, ये सेम नोट्स में लिखवाया था आपने, हाँ, तो नोट्स अब चेंज थोड़ा ना करूंगा, इस टाइम मैं अब नोट्स थोड़ा ना चेंज करूंगा, तो जो है नोट्स में वही लिखवाया, बस उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया टेबुलर में। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। ओ, प्लेस मेंशन नहीं है, प्लेस मेंशन नहीं है। अच्छा, where no application to be made and no place fixed for the performance. Okay, it is the duty of the promiser. अब देखो क्या होगा, प्लेस मेंशन नहीं है, ये अपने आप में केस स्टडी में पूछा जा सकता है, ये वाला पॉइंट। प्रोमिसर तुम्हारी ड्यूटी बनती है क्या कि तुम प्रोमिसी से पूछो कि किस प्लेस पर मुझे परफॉर्मेंस करनी है और जो वो बताए उस प्लेस पर परफॉर्म करो। 49 पढ़ के देखिएगा। पढ़ के देखो, पढ़ के देखो, जल्दी जल्दी पढ़ के देखो। पढ़ लिया? गुनिका तनीजा, अगर नहीं याद हो रहा तो केवल रिवीजन ले लेना बस। हो गया? नेक्स्ट, मैनर प्रेस्क्राइब बाय द प्रोमिसी। वो कहता है और भी परफॉर्मेंस के टाइम पर एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी का मतलब प्रोमिसी कॉल करेगा प्रोमिसर को कि हाँ भाई माल भेज दे, इसे कहते हैं एप्लीकेशन बाय प्रोमिसी। ठीक है, फिर कहता है मैनर प्रेस्क्राइब बाय द प्रोमिसी। मैनर प्रेस्क्राइब बाय द प्रोमिसी का मतलब है कि जब परफॉर्मेंस होनी होगी तो प्रोमिसी बता सकता है कि भाई माल जो है ना वो पैक करके लाना, भाई माल जो है ना वो 3 व्हीलर से मत भेजना, माल जो है वो मुझे ना 3 व्हीलर से ना बेच के गाड़ी से, प्रॉपर गाड़ी से भेजना। अच्छा, माल जो है ना वो इस रूट के थ्रू मत आना, वो वहां पर मैं कलेक्ट करूंगा। यानी कि प्रोमिसी जो है टर्म्स एंड कंडीशन प्रेस्क्राइब कर सकता है, यस, और उस टर्म्स एंड कंडीशंस का ध्यान रखते हुए परफॉर्मेंस किया जाना चाहिए। सेक्शन 50, सेक्शन 50, कोई दिक्कत? जिनको नोट्स लिखवाए हुए हैं सब कॉपीज में, तो वो नोट्स फटाफट गो थ्रू करते जा रहे हैं सेक्शन के अनुसार, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका सेक्शन याद कर लेना, इस पूरे कॉन्सेप्ट का 46 to 50, ये जब भी आएगा थ्योरेटिकल आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम। देखो जी, सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था परंतु उसने टाइम में परफॉर्म नहीं किया। अब डिपेंड करता है कि क्या टाइम एसेंस है या एसेंस नहीं है, मतलब टाइम इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने अगर टाइम पे परफॉर्म नहीं किया तो फिर यहां पर प्रोमिसी के ऑप्शन पर वॉइडेबल हो जाएगा, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को हां कर सकता है या ना कर सकता है। परंतु अगर टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है तो प्रोमिसी वॉइडेबल तो नहीं होगा, उसे प्रॉमिस तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। द ओनली थिंग इज कि अगर उसको कुछ नुकसान हुआ है तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है फॉर एनी लॉस कॉस्ट टू हिम। वेयर टाइम इज इंपॉर्टेंट, वेयर टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट। टाइम कब इंपॉर्टेंट होगा? अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट ये आता है कि टाइम कब कब इंपॉर्टेंट होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि टाइम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है तो टाइम इंपॉर्टेंट है।
अगर कॉन्ट्रैक्ट का नेचर इस तरीके का है कि कॉन्ट्रैक्ट को उस टाइम पे परफॉर्म करना है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने तुम्हें सर्दी की जैकेट सप्लाई करनी है तो फिर सर्दी शुरू होने से पहले करनी पड़ेगी, सर्दियां खत्म होने के बाद करने का कोई फायदा नहीं है, तो फिर टाइम इंपॉर्टेंट था। थर्ड, अगर नॉन परफॉर्मेंस विद इन अ शेड्यूल टाइम में प्रोवाइड एन इंजरी टू द अदर पार्टी। फॉर एग्जांपल, आपका सितंबर में एग्जाम है, मैं अभी तक सिलेबस ही नहीं खत्म कर पा रहा हूं, रिवीजन तो गई तेल लेने, सिलेबस ही नहीं खत्म हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं छुट्टियों पे चला गया था घूमने के लिए, मैं वर्ल्ड टूर पे चला गया था, मैंने कल दोबारा वर्ल्ड टूर पे जाना है, ठीक है ना? तो हो गया तुम्हारा काम। मेरी इन हरकतों की वजह से तुम्हारा नुकसान होगा। एक तो तुम हां नहीं बोलते ना, वे बोलो ना हाँ। चलिए, फिर लॉ कहता है इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस आउट ऑफ टाइम। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस आउट ऑफ टाइम। ओ हाँ जी, अगर मान लीजिए टाइम निकल गया, जो ड्यू डेट थी वो निकल गई, अब परफॉर्मेंस हो रही है, तो फिर क्या होगा? वैसे तो हम ऊपर लिख चुके हैं कि मान लीजिए अगर अगर टाइम निकल गया है, फिर उसके बाद क्या होगा? अगर टाइम इंपॉर्टेंट था तो प्रोमिसी में वेव हिज राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर टाइम इंपॉर्टेंट था, प्रोमिसी फिर भी एक्सेप्ट कर सकता है। यस, फिर भी एक्सेप्ट कर सकता है परफॉर्मेंस को, कोई दिक्कत नहीं है। In such a case, he cannot claim compensation for any loss due to non-performance by the promisor at the time agreed unless परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करते हुए उसने नोटिस दिया था प्रोमिसर को कि पहले मुझे डैमेजेस देने पड़ेंगे। समझ आया कि नहीं? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये यही कॉन्सेप्ट है, ये यही कॉन्सेप्ट है, सेम है और कुछ नहीं है। टाइम इंपॉर्टेंट था, टाइम इंपॉर्टेंट था और परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो क्या मैं कह सकता हूं प्रोमिसी हां भी कर सकता है, ना भी कर सकता है? हां भी कर सकता है, ना भी कर सकता है, बताइए। टाइम इंपॉर्टेंट था तो प्रोमिसी हां भी कर सकता है, ना भी कर सकता है। यस, अगर वो हां करता है तो क्या होगा? ये नीचे लिखा हुआ है टाइम इंपॉर्टेंट था, और अगर वो हां कर देता है, अगर वो हां करता है, टाइम इंपॉर्टेंट था, परफॉर्मेंस नहीं हुई विद इन द टाइम, और वो हां कर देता है फिर भी परफॉर्मेंस में, तो क्या वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है? कर सकता है, केवल तब जब फर्दर परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करते हुए उसने प्रोमिसर को नोटिस दे दिया कि बेटा तेरी वजह से मुझे नुकसान हुआ है, मैं कॉन्ट्रैक्ट को मना कर सकता हूं, मगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को फिर भी चला रहा हूं, मगर तू डैमेजेस पे करेगा मुझे। समझ आया कि नहीं? श्रीजीत कह रहे हैं इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं क्या? श्रीजीत देख, मेरा ना एक एग्जाम बस रह गया, बाकी तो सारे एग्जाम क्लियर हो गए, मेरा केवल आखिरी एग्जाम रह गया है। जिस एग्जाम के क्लियर के होते ही ना, मैं अपने घर के बाहर बोर्ड लगाने वाला हूं, हर प्रकार का ग्रह क्लेश, सोतन से छुटकारा, वशीकरण और भविष्य की घटनाओं को जानने के लिए कृपया कांटेक्ट करें अमित पोपली। बस ये एग्जाम क्लियर होने दे, फिर उसके बाद मैं इस तरीके के सारे सवालों के जवाब दे पाऊंगा कि इस चैप्टर से डायरेक्ट आते हैं, इनडायरेक्ट आते हैं। अब दूसरे शब्दों में, सरल भाषा में ध्यान से सुन, कोई नहीं बता सकता कि कौन से चैप्टर से डायरेक्ट आएंगे, कौन से इनडायरेक्ट आएंगे। ये क्वेश्चन बनाने वाले के मन पे डिपेंड करेगा कि उस टाइम उसके दिमाग में क्या क्लिक किया है। समझ आई बात? और अगर कोई वो बता रहा है तो इसका मतलब उसने एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो उनसे पूछ लेना कि सर ये बाकी सारे उपचार आप कहां पर करते हैं, पूछ लेना उनसे ये बाकी ग्रह क्लेश, सोतन से छुटकारा, ये बाकी की दुकान कहां पे लगी हुई है। तो कोई नहीं बता सकता, ध्यान रखना। हम पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट के तो ऊपर फिर भी अंदाजा ले सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल बनेगा नहीं, बट चैप्टर के ऊपर अंदाजा नहीं लिया जा सकता कभी। तो आपको केस स्टडी सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, फिर डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, इससे आपका क्या मतलब? आप अपने लिए तैयार रहो बस, और क्या कि आने दे, चक दे, फटे, नप दे गिल्ली।
समझ आया? एक तो तुम हाँ नहीं बोलते ना। चलिए फिर आते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं नोरा से विवाह करना चाहता हूं, वो नहीं करना चाहती, तो विवाह हो सकता है? विवाह हो सकता है क्या? हाँ या ना? नहीं हो सकता। क्या मैं कह सकता हूं कि दोनों तरफ बराबर की, मतलब आग दोनों तरफ लगी होनी चाहिए? बोलो ना हाँ। तो यानी कि मैं उससे विवाह कर रहा हूं तो वो भी तो मुझसे करे। तो यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टी परफॉर्म करती हैं। यस, दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। इसे क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं, जहां दोनों पार्टीज परफॉर्म कर रही हैं। ओके, अच्छा। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब है कि दूसरी पार्टी के प्रॉमिस के बदले में जब पहली पार्टी भी कुछ परफॉर्म करने का वादा करे। ओके ओके, अच्छा। अब ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, करने की जरूरत नहीं है, बट वैसे बता देता हूं कि ये तीन तरीके के हो सकते हैं। पहला होता है म्यूचुअल एंड कंकरेंट, जहां पर दोनों पार्टी सेम टाइम पे परफॉर्म करती हैं। फिर होता है म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट, जहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पार्टी किसी भी वक्त परफॉर्म कर सकती है। फिर होता है कंडीशनल एंड डिपेंडेंट, जहां पर पहले तुम मुझे फीस दो, बाद में तुम्हें क्लासेस दूंगा। इसे कहते हैं पहले एक पार्टी परफॉर्म करेगी, बाद में दूसरी पार्टी परफॉर्म करेगी। अब इन तीनों को यहां तो ऐसे तो सेपरेटली नहीं लिखा हुआ आपके आईसीआई ने, बट उन्हें रूल्स में लिखा हुआ है। तो ये देखिएगा रूल्स में कैसे लिखा हुआ है, देखिएगा रूल्स रिगार्डिंग द रेसिप्रोकल प्रॉमिस। हाँ जी, पहला कहता है कि promiser not bound to perform unless the promisee ready and willing to perform. Promiser not bound to perform unless the promisee is ready to for performance. Section 51 ये किसकी बात करता है? जहां पर दोनों ने एक साथ परफॉर्म करना है। अब ऐसा हो सकता है कि पहले मैं 7 फेरे ले लूं, फिर नोरा 7 फेरे ले ले, फिर हम कहें A+B=AB। क्या ये पॉसिबल है? जब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें दोनों पार्टीज ने एक समय पे परफॉर्म करना है, तो प्रॉमिसर को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है जब तक प्रॉमिसी रेडी नहीं है। तो ये कौन सा है? जहां दोनों पार्टीज को एक साथ परफॉर्म करना है। ठीक हो गई इतनी बात? अगली बात देखिएगा, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ऑर्डर कहता है जब ऑर्डर दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है कि पहले तुम मुझे फीस दोगे, बाद में मैं तुम्हें क्लासेस दूंगा। तो बताइए, तुम फीस नहीं दे रहे तो मैं तुम्हें क्लासेस दूं? बोलो बोलो। पहले तुम मुझे फीस दोगे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पहले खून दो तभी तो आजादी दूंगा। They shall be performed in that order, and where the order is not expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order which the nature of the transaction require. Yes, Pari. हेडिंग लर्न कर लेना और अंदर का कंटेंट पता तो होनी चाहिए कि क्या लिखा है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विद द कॉन्ट्रैक्ट टू टेक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, तुमने मेरा घर पेंट करना था, तुम पेंट करने के लिए आए, इससे पहले मैं लॉक करके भाग गया, तो बताइए कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? याद करो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये वो सिचुएशन है जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। अरे बोलो ना हाँ। अगर पार्टी को किसी पार्टी को परफॉर्म करने नहीं दिया जा रहा, तो क्या मैं कह सकता हूं कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी सो प्रिवेंटेड। पेंट वाला एग्जांपल बिल्कुल ठीक। फिर इफेक्ट ऑफ द डिफॉल्ट एज टू डेट प्रॉमिस विच शुड बी परफॉर्म्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। मान लीजिए पहले तुमने फीस देनी थी, बाद में मैंने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था, क्लासेस देनी थी। तुमने अगर फीस नहीं दी, इफ द पार्टी हु इज लाइबल टू परफॉर्म फर्स्ट फेल टू परफॉर्म, तो फिर जिसने बाद में परफॉर्म करना है क्या वो लाइबल टू परफॉर्म है?
इसके सेक्शन याद कर लेना, बताता हूं कैसे करने, बताता हूं, बता रहा हूं, ये करवाने हैं सेक्शन याद, ठीक है। और आगे बढ़े। अच्छा, रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू सर्टेन थिंग्स डेट आर लीगल एंड आल्सो सम अदर थिंग्स डेट आर इलीगल। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जी, मैंने कहा कि मैं तुमसे सीए इंटर की लॉ की फीस लूंगा 20,000 रुपए, जिसमें से 15,000 रुपए तो हैं कि मैं तुम्हें चर्स और गांजा सप्लाई करूंगा, ताकि क्लास में वो खा के आना है तुम्हें, ताकि क्लास की परफॉर्मेंस तुम्हारी और बढ़ सके, और 5,000 रुपए मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लूंगा। तो बताइए अब क्या होगा? जो 5,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है? 5,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? अरे बोलो ना हाँ। हाँ, और वो जो 15,000 में चर्च गांजा सप्लाई कर रहा हूं मैं, वो क्या है? समझ गए? यानी कि वेयर द पर्सन रेसिप्रोकली प्रॉमिस, पहली चीज विच आर लीगल एंड सेकेंडली टू डू सर्टेन थिंग्स विच आर इलीगल। तो पहला प्रॉमिस जो है वो वैलिड है, बट अदरवाइज दूसरे वाला वॉइड है। वॉइड कह दो या इलीगल कह दो, जो मर्जी कह दो। कौन है ये अफगानी माल? नालायक करण, ध्यान दे यहां पर, अफगानी माल। यार इनको इतने कॉन्सेप्ट के इनडेप्थनेस कैसे पता है? मैं तो ये घबरा जाता हूं, ये तो फाउंडेशन में है अभी। कमाल हो गई यार। हाँ जी, ऑल्टरनेट प्रॉमिस, वन ब्रांच बीइंग इलीगल। हाँ जी, ऑल्टरनेट प्रॉमिस, one branch being illegal. For example, in the case of alternate promise, one branch of which is legal and the other illegal, the legal branch alone can be enforced. For example, बिल्कुल वही मिलता जुलता एग्जाम्पल है कि मान लीजिए मैं जो बदले में परफॉर्म कर रहा हूं उसमें एक पोर्शन लीगल है, एक पोर्शन इलीगल है। मैंने कहा जी मैं तुम्हें मकान बेचूंगा और उस मकान के जो चौथी फ्लोर होगा उसमें हम गैम्बलिंग करेंगे, उसमें केवल जुआ घर बनाएंगे। बताइए क्या होगा? 3 फ्लोर का वैलिड है मगर चौथे फ्लोर का इलीगल है। तो 3 फ्लोर का वैलिड हो सकता है बट चौथा फ्लोर इलीगल होगा। कोई दिक्कत? तो अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस के ऊपर कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, आपने लिखना है 51 से लेकर 55, 51 टू 55। मेरे ख्याल से मैंने नोट्स के अंदर यही लिखवा रखा है, कॉपीज में ऐसे ही लिखवा रखा है। चलिए पिंटू सर को बुला लेना। पिंटू सर अपनी आज वो क्या नाम है, दाढ़ी पे मसाज करवाने गए हुए हैं। वो कह रहे हैं दाढ़ी में डेंड्रफ ज्यादा हो गया है। ठीक है, चलें आगे। हाँ जी, आगे आता है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। अब ये इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस जो है ना वो 2 तरीके की हो सकती है। अच्छा, इम्पॉसिबिलिटी का सेक्शन याद कर लेना 56। इम्पॉसिबिलिटी 2 तरीके की हो सकती है। पहला, एक होती है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है कि जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जा रहा है उसी वक्त पता है कि ये इम्पॉसिबल है। अब इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी फर्दर 3 तरीके की हो सकती है। शायद दोनों पार्टीज को पता है, शायद दोनों को नहीं पता, और शायद एक को पता है एक को नहीं पता। ओके, अगर तो दोनों पार्टीज को पता है इम्पॉसिबल है, फिर भी दोनों एकदम ढक्कन के बच्चे हैं, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आग लगी पड़ी है कॉन्ट्रैक्ट करने की। क्यों? क्योंकि पता है कि विवाह करने के लिए चांद सितारे तोड़ के लाना पॉसिबल नहीं है। फिर भी कन्या लड़के को कह रही है, या नौरा मुझे कह रही है, हे पोपली मैं तुम्हारी हो सकती हूं अगर तुम मेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाओ। अरे नौरा, कहां ऊपर का माला कहां गया? क्या ये पॉसिबल है? मैं भी कह रहा हूं, परंतु हाँ हाँ नौरा बिल्कुल पॉसिबल है। बताओ, ये क्या मैं एकता कपूर के सीरियल कर रहा हूं कि मेरी गाड़ी ऊपर चली जाएगी और जाके चांद सितारे तोड़ लाएगी? नहीं पॉसिबल। मगर दोनों को पता है इम्पॉसिबल है, फिर भी कर रहे हैं, तो वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट होगा।
अच्छा, दोनों को नहीं पता कि ये इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए तुमने मुझे कहा, तुमने मेरे गलती से, तुमने मेरे जो मेरा चेतक है, मेरा पालतू जानवर, तुमने उसकी फोटो देख ली, तुमने कहा भाई ये चेतक तो हमें चाहिए हर हालत में, पोपली सर हर हालत में ये चेतक हमें चाहिए। अच्छा, तुमने कहा कि ये चेतक तुम्हें चाहिए। अब दिक्कत ये था कि ना तुम्हें पता था ना मुझे पता था, चेतक कल ही मरा था, कल ही मर गया था चेतक, ना तुम्हें पता ना मुझे पता, तो अब क्या करें? इफ अननोन टू बोथ पार्टी, चेतक डाइड हो चुका है, तो फिर क्या करें? वॉइड एग्रीमेंट है, यहां पर भी वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर खाली प्रोमिसर को पता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा विवाह हो चुका है, बावजूद इसके मैं नोरा के पास गया, मैंने कहा नोरा मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, उसे तो पता नहीं था, उसने कहा तुम मुझे स्वीकार हो पोपली। अब विवाह होने वाला था, इतने में नोरा को पता लगा, तो क्या दो विवाह अलाउ है? नहीं अलाउ है। मुझे पता है कि ये परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी, नोरा को नहीं पता था बट फिर भी मैं कर रहा हूं, क्या ये गलत है? अब प्रोमिसी जो है वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है। कोई दिक्कत? ना कोई हाँ देता है ना देता है। चले, फिर आता है इफेक्ट ऑफ द सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि वो इम्पॉसिबिलिटी जो शुरुआत में नहीं थी परंतु जो बाद में बनी, वो इम्पॉसिबिलिटी जो पहले नहीं थी परंतु जो बाद में आई, उस इम्पॉसिबिलिटी को अपन लोग सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी का नाम देते हैं। सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या मतलब? जो कॉन्ट्रैक्ट करते हुए एग्जिस्ट नहीं करती थी बट जो बाद में एग्जिस्टेंस में आई, उसे सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी के कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट जो है एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसे पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये इम्पॉसिबिलिटी का जन्म हुआ। मैंने कहा नोरा से कि हे नोरा मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, वो तो पगला गई कि पोपली मिल गया, पोपली मिल गया, गली गली नाचने लगी, पोपली मिल गया, पोपली मिल गया। शादी से पहले मेरी डेथ हो गई, मैं लुढ़क गया। तो बताइए क्या नोरा अब ये विवाह पॉसिबल है? नहीं। यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब पॉसिबल था, परंतु अपनी परफॉर्मेंस से पहले ही कोई घटना घट गई जिसके कारण अब परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये क्या बन जाता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी होती है, मतलब ऐसी इम्पॉसिबिलिटी जो पहले नहीं थी, जो बाद में आई। ठीक है जी, क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, फिर अगला कॉन्सेप्ट आता है मेरे पास, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट उस सिचुएशन की कल्पना करता है कि जहां पर किसी कस्टमर ने बहुत सारी ट्रांजैक्शन सप्लायर से कर ली हैं, सप्लायर ने बहुत माल बेच दिया है कस्टमर को, परंतु कस्टमर ने अभी तक पेमेंट नहीं दी, और आज बहुत सारी ट्रांजैक्शन के बाद कस्टमर पेमेंट करने जा रहा है। पहला, सबसे पहले ये देखो, अब सवाल उठा, ये रूल कहता है कि जब कस्टमर पेमेंट कर रहा है तो इस पेमेंट को हम कहां एडजस्ट करेंगे? So that is why this rule is framed called as appropriation. Appropriation मतलब एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट कहां पर होगी? तो ये रूल नंबर 1 कहता है कि सबसे पहले देखो कि क्या कोई इंस्ट्रक्शन आई है क्या? क्या कस्टमर ने इंस्ट्रक्शन दी है क्या पेमेंट करते हुए? अगर तो दी है, अगर तो दी है तो जैसे इंस्ट्रक्शन दी है वैसे ही परफॉर्म करो। ठीक है जी। स्नेहा कहती है रेसिप्रोकल प्रॉमिस को इंडिविजुअल सेक्शन बिल्कुल याद नहीं करने, मैंने ग्रुप में जैसे कहा है वैसा ही करना है, 51 to 55। ठीक है, चलिए दूसरी बात, अगर इंस्ट्रक्शन नहीं दी है तो क्या इंस्ट्रक्शन इंप्लाइड ली जा सकती है कि शायद यही करना चाह रहा होगा? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए तीसरी ट्रांजैक्शन 50,000 रुपए की हुई थी और ये आज पेमेंट भी 50,000 रुपए की कर रहा है, तो इसका मतलब पक्की बात है कि थर्ड ट्रांजैक्शन में ही पेमेंट करना चाह रहा होगा। दिस इज कॉल्ड इंप्लाइड इंस्ट्रक्शन। क्लियर? तो पहले देखो कि क्या इंस्ट्रक्शन एक्सप्रेस्ड है, जैसे है वैसे करो, फिर देखो कि इंप्लाइड है, इंप्लाइड है तो वहां पर एडजस्ट कर दो। अच्छा, तीसरा, फिर आगे अगला रूल कहता है ना एक्सप्रेस है ना इंप्लाइड है, तो क्या होगा? तो सप्लायर अपनी इच्छा से एडजस्ट कर सकता है, सप्लायर
अपनी इच्छा से इस पेमेंट को एडजस्ट कर सकता है। अब बताइए एज अ सप्लायर कहां एडजस्ट करना चाहोगे? ऑब्वियसली सबसे पहली पेमेंट की तरफ। अच्छा, जो पहली पेमेंट थी वो टाइम बार्ड डेट हो चुकी है। ओ माय गॉड यार, ओह टाइम बार्ड डेट हो चुकी है। अब क्या करूंगा बताओ? अगर पहली पेमेंट टाइम बार्ड डेट हो चुकी है तो मुझे बताइए अब क्या करना चाहिए मुझे? तो मैं टाइम बार्ड डेट में भी एडजस्ट कर सकता हूं एज अ क्रेडिटर। बोलो जी, क्या अगर वो टाइम बार्ड डेट हो चुकी है तो क्या मैं टाइम बार्ड डेट की तरफ भी एडजस्ट कर सकता हूं? हां या ना? यस, कर सकता हूं। एज अ क्रेडिटर मैं कर सकता हूं। अच्छा, अगला रूल, ना तो कस्टमर ने कोई इंस्ट्रक्शन दी ना क्रेडिटर ने अपने हिसाब से एडजस्ट किया, वो भी ढक्कन वो भी ढक्कन। तो फिर लॉ कहता है अब हम बताते हैं कहां एडजस्ट होगा। लॉ कहते हैं हम बताएंगे कहां एडजस्ट होगा, और लॉ कहता है सबसे पहली पेमेंट में एडजस्ट करना, चाहे वो टाइम बार्ड डेट ही क्यों ना हो, बट हां डिस्प्यूटेड डेट नहीं होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रख लेना कि डिस्प्यूटेड ना हो। बताइए पूरे कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत? जब भी एप्रोप्रिएशन पे कॉन्सेप्ट आए ना तो पहले एप्रोप्रिएशन का मतलब लिखना, फिर उसके बाद रूल्स लिखना शुरू करना। आज लगभग 4 क्वेश्चन, पहले तो कल के आएंगे क्वेश्चन। एक काम कर रहा हूं, थोड़े क्वेश्चन ज्यादा पाइलअप हो गए हैं। चलो एक मिनट रुक जाओ, सोचने दो क्या करना है अब। पहले जो 7, 8, 9 क्वेश्चन हैं उन तीनों का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं, फिर उसके बाद आगे के 3, 4 क्वेश्चन देने हैं। आज क्वेश्चन अपलोड होंगे लगभग 2 बिलमेंट 2 इंडेमनिटी, 2 बिलमेंट 2 इंडेमनिटी आज क्वेश्चन अपलोड होंगे। रेडी रहना, ठीक है? चलिए, ये देखो राघव की वीडियो, ये देखो पबजी खेल रहा है, ये वाली मैंने बनाई। ये देखो, ये कुछ देखिए नहीं बनाई। को क्लास चल रही है पता है? चलिए इधर आ, चल बच्चों को हेलो बोल। इधर आ, ये वो देखो, वो सारे देख रहे हैं तुझे, बोल हेलो बोल। हेलो। कैसे हेलो? क्या मोबाइल हाथ में तो मोबाइल है। हेलो। कि भैया आप कैसे हो, दीदी आप कैसे हो? कहाँ पर है? कहाँ पर है? वो वहां सामने बैठे हैं। क्या आपको मेरी तरफ से गुड विशेस? बोल। नहीं। बोल नालायक। चलिए कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। हाँ जी, नहीं ये छोटा पोपली नहीं है, ये मेरे छोटे भाई का छोटा पोपली है, मतलब पोपली खानदान का ही खून है ये भी। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। अच्छा, जहां दोनों पार्टीज एग्री हो जाएं तो कॉन्ट्रैक्ट कुछ केसेस में परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती। वो कैसे? वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, अगेन मैंने अगर नोरा से कहा कि नोरा मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, भाई साहब वो बिल्कुल कहने लगी पोपली तुम मुझे स्वीकार हो, परंतु ये जोश हम दोनों का 3 महीने में ठंडा हो गया। 3 महीने बाद विवाह था। विवाह वाले दिन मैंने नोरा से फोन किया कि नोरा नोरा मैं आ नहीं पाऊंगा। नोरा ने कहा कसम से पोपली तूने मेरे मुंह की बात छीन ली, तैयार मैं भी नहीं करना चाहती। बताओ जी, एक तरफ दोनों तरफ आग लगी थी पहले, और अब दोनों तरफ एक साथ ही बुझी है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिसेशन। क्या कहते हैं? रिसेशन।
ओके, तो रिसेशन का मतलब दोनों पार्टीज एग्री हो गई हैं कैंसिल करने पर। तो हम उन सर्कमस्टेंस की चर्चा कर रहे हैं जहां कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहे हैं, जहां कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, बट दोनों पार्टीज की कंसेंट के साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो पहला है रिसेशन। अच्छा, दूसरा, इन दोनों में बड़ा अच्छा फर्क है, ध्यान से सुनना। एक है नोवेशन, एक है ऑल्ट्रेशन। फंसना मत। नोवेशन का मतलब क्या होता है? नोवेशन का मतलब होता है नई चीज। अच्छा, नया कैसे? कॉन्ट्रैक्ट नयापन कैसे आ सकता है? या तो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज चेंज हो रही हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स चेंज हो रही हैं। और ऑल्ट्रेशन का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स चेंज हो रही हैं। अगर आपको पता लगे कि कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज चेंज हो रही हैं तो क्या कहोगे, नोवेशन है या ऑल्ट्रेशन? नोवेशन। बट अगर आपको पता लगे कि कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स चेंज हो रही हैं, टर्म एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रही हैं, तो वो नोवेशन है या ऑल्ट्रेशन है? वो नोवेशन भी हो सकता है, ऑल्ट्रेशन भी हो सकता है। ओ अच्छा, कैसे पता लगेगा फिर? बहुत सिंपल। सिंपल क्या है? अगर तो टर्म चेंज हो या पार्टीज चेंज हो जिसके कारण पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए और नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। दोबारा सुनना, चाहे टर्म चेंज हो चाहे पार्टीज चेंज हो, पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए और नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, इसे कहते हैं नोवेशन। तो नोवेशन के अंदर सबसे कीवर्ड्स क्या हैं? सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओरिजिनल या फिर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये सबसे कीवर्ड है। जहां लिख दिया सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, वो नोवेशन है। परंतु अगर टर्म चेंज हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट पुराना है, ये ऑल्ट्रेशन है। पार्टीज चेंज हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट नया है, नोवेशन। पार्टी टर्म्स चेंज हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट नया है, नोवेशन। समझ गए? दोनों में डिफरेंस एक बार पढ़ लेना, लिखवाया हुआ है, पढ़ लेना। फिर प्रोमिसी में वेव और रेमिट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, डेट इज रेमिशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मुझे 50,000 रुपए देने हैं, मैंने कहा जाओ नहीं लेने मुझे, इसे कहते हैं वेवर कर देना। वेवर कर देना, तो वेवर पूरा भी हो सकता है या थोड़ा भी हो सकता है। मैं ये कह सकता हूं कि 50 में से 30 दे दो, और ये भी कह सकता हूं कि 50 के 50 खत्म। तो इसे रेमिशन या वेवर दो नामों से पुकारा जा सकता है, या तो रेमिशन कह दो या वेवर कह दो। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है वैसे, कि वेवर में 100% ऑफ कर दिया जाता है, रेमिशन में थोड़ा रिसीव करते हैं, थोड़ा ऑफ करते हैं। बट फिलहाल आईसीआई ने दोनों को एक साथ लिया हुआ है, रेमिशन कह दो या वेवर कह दो। यानी कि जब हम प्रोमिसर को कहते हैं कि जा, तुझे ये परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे आजादी देता हूं, इसे वेवर या रेमिशन का नाम दिया जाता है। बताओ कोई दिक्कत? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, रिस्टोरेशन ऑफ अ बेनिफिट अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब मुझे एक बात बताना, अच्छा इसका सेक्शन याद कर लेना, इसका सेक्शन याद कर लेना, 64 भी याद कर लेना एंड 65 भी याद कर लेना। 64 65 दोनों सेक्शन अच्छे हैं। मान लीजिए जय, सुलेमान भाई आए, उन्होंने कहा जय को, जय ये पकड़ 1 लाख रुपए और अपनी कार जो है वो मेरे नाम पर कर दे। यानी कि कोर्शन एक्सरसाइज हुआ है। अब जय ने कॉन्ट्रैक्ट में रिसाइन कर दिया कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना बाद में। पहले तो बंदूक के बल पर उसने दे दी कार, बट बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाहता है। तो अब बताइए कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे? क्या मैं कह सकता हूं कि दोनों पार्टीज को अपने अपने जो बेनिफिट रिसीव हुए हैं वो लौटाने होंगे? हाँ या ना? बस वही लिखा है। कहता है अगर कोई पार्टी जिसके ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट को मना कर दिया है, तो जो भी बेनिफिट दोनों पार्टीज को रिसीव हुए हैं वो लौटाने होंगे। यानी कि ऑल द बेनिफिट मस्ट बी रिस्टोर्ड इन केस ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, obligation of the person who has received advantage under a void agreement or contract that has become void। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए एडवांस दिया, शुगर की सप्लाई तुमने मुझे करनी थी। इससे पहले कि तुम शुगर की सप्लाई करते, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया शुगर की सप्लाई पर। तो 1 लाख रुपए का क्या होगा, फटाफट बताइए? क्या मैं कह सकता हूं मेरा 1 लाख रुपए मुझे वापस आएगा?
यस। तो वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने सामने वाली पार्टी को पैसा पे किया है तो वो पैसा वापस आ जाएगा, वो पैसा वापस आ जाएगा, ध्यान रखना। अच्छा, मान लीजिए वॉइड एग्रीमेंट किस लिए है? क्योंकि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट था, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के कारण वॉइड था, वहां पैसा वापस नहीं आएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए तुम्हें दिया, मैंने कहा इस बार का द्रोणाचार्य अवार्ड मुझे दिलवाना, ये वॉइड एग्रीमेंट है, तुमने नहीं दिलवाया, क्या मैं पैसा वापस मांग सकता हूं? मान लीजिए मैंने जज साहब को 10 लाख रुपए दिए, मैंने कहा जज साहब मेरे फेवर में डिसीजन देना, ये वॉइड एग्रीमेंट है, तो फिर उन्होंने नहीं दिया, क्या मैं पैसे वापस मांग सकता हूं? बताओ जी बताओ। तो यानी कि वॉइड एग्रीमेंट में पैसा लौटाना पड़ेगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में भी पैसा लौटाना पड़ेगा, बट अगर वॉइड एग्रीमेंट अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के कारण है तो पैसा लौटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मांग भी नहीं सकते। समझ आ गई बात? ध्यान रहेगा कॉन्सेप्ट। 65 में केवल नॉर्मल वॉइड एग्रीमेंट की कल्पना की गई है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट की कल्पना नहीं की गई, वो वॉइड एग्रीमेंट के अंदर जाके पढ़ते हो, तो इसलिए वो यहां पर नहीं लिखा हुआ, बट ध्यान रहेगा ना। चलिए 67 करने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ते हैं। डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज मतलब कॉन्ट्रैक्ट कब कब खत्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे खत्म हो सकता है। पहला है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के कारण। अभी 56 में हमने चर्चा की इम्पॉसिबिलिटी 2 तरीके की हो सकती है, एक इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और एक सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। दोनों में ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, बिल्कुल दोनों ही सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। अब सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी कैसे कैसे हो सकती है। पहला, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद 2 पार्टीज के बीच में उसके बाद चेंज इन लॉ हो गया। फॉर एग्जांपल, मैंने तुम्हें एडवांस दिया, तुमने मुझे शुगर सप्लाई करनी थी, लॉ मेकर ने शुगर की सप्लाई पे बैन लगा दिया, अभी एग्जांपल दिया था, चेंज ऑफ लॉ। दूसरा, 2 देशों के बीच में वॉर डिक्लेयर हो गया, पाकिस्तान के ट्रेडर और मेरे ट्रेडर देश के ट्रेडर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था परंतु वॉर डिक्लेयर हो गया, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है। तुमने मेरी कार बेचनी थी, इससे पहले दिल्ली में मान लीजिए अर्थक्वेक आया, मेरी कार वैसे ही खत्म हो गई, तो अब तुम बेचोगे क्या? या तुमने मुझसे कार खरीदनी थी तो कार पहले ही डिस्ट्रॉय हो गई, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है जी। आज दिल्ली के अंदर कैटरीना कैफ और सलमान खान का डांस था, तुमने टिकट ली, परंतु वहां पर कैटरीना नहीं आ पाई, सलमान भी नहीं आ पाए, तो बताइए क्या तुम्हें टिकट के पैसे वापस मिलने चाहिए? यस। इसे कहते हैं कि कोई चीज जो जरूरी थी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जिसका होना जरूरी था, वो नहीं हो पाई, तो फिर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी मानी जाएगी और पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो ये पहला तरीका है। चलिए दूसरा, डिस्चार्ज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब अगर कोई और लॉ के अंदर कोई बात लिखी है कि इस केस में कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा बाकी सारे एक्ट्स में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी लिखा है, बाकी कई एक्ट में भी लिखा है कि अगर कंसर्न्ड व्यक्ति की डेथ हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। सिमिलरली इंसॉल्वेंसी के केस में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। फिर एक सिनेरियो है डिस्चार्ज का लैप्स ऑफ टाइम। कई बार समय खत्म होने पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, जिसे कहते हैं टाइम बार डेट। टाइम बार डेट कितना होता है? 3 साल होता है, जो कहां लिखा हुआ है? लिमिटेशन एक्ट में लिखा हुआ है। तो लिमिटेशन एक्ट के अंदर लिखा है कि टाइम बार डेट होने पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। और यही टाइम बार डेट प्रॉपर्टी के केस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में 12 साल होता है। नॉर्मली 3 साल होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में 12 साल होता है। कोई दिक्कत यहां तक? फिर उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 तरीके की, आज जैसे शुरुआत में कही, एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और एक एक्चुअल परफॉर्मेंस, यहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है। फिर आता है डिस्चार्ज बाय मर्जर ऑफ राइट्स। मर्जर ऑफ राइट्स का मतलब है कि कई ऐसी सिचुएशन जहां पर आपका इंफीरियर, छोटा राइट सुपीरियर राइट में मर्ज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आप जिस मकान में रहते हैं वो आपने अभी मई के महीने में ही रेंट पे लिया है, मान लीजिए।
अब आपने अगस्त खत्म हुआ, आज आपने उसकी पेमेंट कर दी और अब पूरा मकान आपने खरीद लिया। जब आपने मकान खरीद लिया तो अब आप उसके ओनर हो चुके हो, टेनेंट नहीं। तो बताइए क्या आप सितंबर का अब रेंट पे करेंगे कि नहीं? अप्रैल से आप रेंट पे कर रहे हैं क्योंकि रेंट एग्रीमेंट है, परंतु अगस्त 31 अगस्त को आपने अब मकान ही खरीद लिया तो अब आप ओनर बन चुके हो। तो पहले आपका इंफीरियर छोटा राइट था जो कि सुपीरियर बड़े राइट में खत्म मर्ज हो चुका है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म, रेंट एग्रीमेंट खत्म हो गया है क्योंकि अब आप मालिक हो। ठीक है, फिर डिस्चार्ज बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच कल का टॉपिक होगा। उसके बाद डिस्चार्ज बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट, जहां दोनों पार्टी से एग्री हो जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के लिए। अभी हमने कहा नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रेसेशन, रेमिशन, वेवर, ये सब। लो जी, तो ये आपका पूरे का पूरा चैप्टर था जिसका नाम था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं टॉपिक कवर करूंगा जिसका नाम होगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।